अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हाफिज़ शुएब बशीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल शुएब बशीर ऑफिशियल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो नहायत ही इंटरेस्टिंग है और करंट अफेयर्स के हवाले से है। आपको पता है कि आजकल जो है सऊदी अरब ने कोविड-19 के हवाले से तमाम रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो स्क्रैप कर दी हैं और जिसकी वजह से फैमिली विजिट वीज़ा, उम्रा वीज़ा और हर किस्म के वीज़ाज जो हैं उन्होंने हम पाकिस्तानी इंडियन मीन साउथ एशियंस लोगों के लिए खुसूसी तौर पे ओपन कर दिए हैं। तो इस वजह से जो है लोग अपनी फैमिलीज को बहुत ज़्यादा बुला रहे हैं क्योंकि अब क्वारंटाइन की शर्त भी ख़त्म हो गई है। इट्स मीन कि आप डायरेक्टली अपने घर से सऊदी अरब आ सकते हैं और सऊदी अरब में कोई क्वारंटाइन की और पाकिस्तान से आते हुए पीसीआर की भी ज़रूरत नहीं होगी। और जैसा कि आपको बताता चलें कि ये जो शर्त है ये वैक्सीनेटेड लोगों के लिए थी जो फुली वैक्सीनेटेड थे। अब सऊदी अरब ने अनवैक्सीनेटेड लोगों को उम्रा वीज़ा पर आने की भी इजाज़त दे दी है। तो बहुत से लोगों ने मेरी पहली वीडियोस देखी और उस वीडियोस को देख के मुझे बहुत से कमेंट्स आए और बहुत मुझे जो है उससे इत्मीनान मिला थोड़ा सा कि लोग जो हैं वो बहुत मेरी वीडियोस को देखते हैं। तो इस पर उन्होंने काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आप इत्मीनान में जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हम सबमिट करवाते हैं विजिट वीज़ा के लिए और ओवरऑल कितनी कॉस्ट आती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर ऑब्जेक्शन लग जाती है तो चाहिए होते हैं, काइंडली इसके ऊपर भी एक ब्रीफ वीडियो बनाए। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद रिसेंटली अभी मैंने अपनी मदर का भी विजिट वीज़ा लगवाया है। तो मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की और उसके बाद मैंने ये एक डिटेल वीडियो बनाई है। इंशाल्लाह आप जब इस वीडियो को देखेंगे और इस वीडियो पे अमल करेंगे तो आपको एतमाद सेंटर में एटलीस्ट एतमाद सेंटर में किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मेरे साथ रहिए और इस पूरी वीडियो को एंजॉय कीजिए। सबसे पहले मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो लोग नहीं जानते कि ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ से मिलते हैं और क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी होते हैं, उसके ऊपर डिटेल डिस्कस करूँगा। उसके बाद फिर सारी डॉक्यूमेंटेशन और कॉस्ट के ऊपर इंशाल्लाह हम जिक्र करेंगे। चलें जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है एक वीज़ा अप्रूव्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है जो सऊदी मुफा जैसे कि स्पॉन्सर जो होता है वो सबसे पहले जिसने अपनी फैमिली को बुलाना होता है तो वो सबसे पहले इधर जो है वजारत ख़ारिजिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में एप्लीकेशन यानी इनविटेशन लेटर, ये जो काफ़ी लोग हैं वो ये समझते हैं कि ये वीज़ा लेटर है, ये वीज़ा लेटर नहीं है, ये इनविटेशन लेटर है। वीज़ा लेटर जो होता है वो जब आप सऊदी एम्बेसी में भेजते हैं जो एप्लीकेंट जहाँ से आ रहा है उस कंट्री की, तो वो जो पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा स्टैंप करते हैं वीज़ा नंबर वहाँ होता है। ये जस्ट इनविटेशन लेटर है जो अप्रूव्ड हुआ है सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से कि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं। तो बहुत से लोग कह रहे होते हैं कि इसमें हमारा पासपोर्ट नंबर गलत हो गया है या नाम गलत हो गया है, तो इसका क्या तरीकाकार है। तो इसका तरीकाकार यही होता है कि अगर आपको ये ऑलरेडी इशूड हो चुका हुआ है तो डोंट वरी, आप इसको साइड पर रखें, आप दोबारा न्यू अप्लाई करें और फिर कंप्लीट ध्यान के साथ पासपोर्ट नंबर और नाम जो है पासपोर्ट के ऊपर उसको अच्छे तरीके से फिल कीजिएगा। और बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि इसमें जो है वो 1 ईयर मल्टीपल भी आता है और 90 डेज सिंगल एंट्री भी आता है, तो कौन सा बेस्ट है। देखिए जी वो तो आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सा सूटेबल है, लेकिन मेरा मशवरा यही है कि आप 1 ईयर मल्टीपल लें क्योंकि दोनों की स्टैंपिंग फ़ी जो है एप्लीकेंट की कंट्री में होती है। जैसे कि मैं पाकिस्तान से हूँ और पाकिस्तान में जो स्टैंपिंग फ़ीस है वो जो है वो सेम है दोनों की, अगर आप 1 ईयर मल्टीपल लें या सिंगल एंट्री 90 डेज़ का लें। तो मेरा मशवरा यही है कि आप 1 ईयर मल्टीपल लें। तो सबसे पहले मैं आपको फॉर्म दिखाना चाहता था वो ये है वीज़ा अप्रूव्ड एप्लीकेशन फॉर्म जो स्पॉन्सर जो है वो यहाँ से अप्लाई करके अप्रूव करवाता है। उसके बाद जो अगला हमारा एक जो है पेपर है वो है FRC। ये FRC क्या होता है, ये फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है। ये बेसिकली उस वक्त यूज़ होता है जब आप फैमिली विजिट वीज़ा पे अपने भाई, अपनी बहन या भाई की फैमिली या ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ उनको बुलवाना चाहते हैं तो तब इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये जो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ये बताता है एविडेंस ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि आपका एप्लीकेंट के साथ क्या रिश्ता है उसके बारे में बताता है। ये आपको कहाँ से मिलेगा, ये आपको वेरी सिंपल है, ये आपको मिलेगा नादरा से जो 1000 रुपये लेंगे और आपको ये दे देंगे।
तो इसके बारे में ये जो होता है ना, बेसिकली ये हेड के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा कि अगर मैं अपने भाई को बुलाना चाहता हूँ तो मैं अपने फादर का एज अ हेड FRC निकलवाऊँगा। तो उसमें मेरे फादर के जो जितने भी रिलेशंस लाइक जो हैं, हम जितने बहन भाई हैं वो सबके नाम आ जाएंगे। और तो अगर मैंने अपने भाई का या सिस्टर का लगवाना है तो मैं FRC निकलवाऊँगा अपने फादर को एज अ हेड। अगर मैंने अपने भाई के जो है भाई की फैमिलीज को भी बुलाना है साथ, तो फिर दो FRC निकलेंगे, एक मेरे फादर की या मेरे वालिद की FRC एज अ हेड, और दूसरा मेरे भाई की FRC एज अ हेड निकलेगी। उसके बाद आपने इसको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से टेस्ट करवाना है। तो पहले तो वो वॉक इन पे टेस्ट कर देते थे, लेकिन अभी कोरोना के बाद जो मेरी रिसर्च के मुताबिक, जो मैंने बहुत से लोगों से पता किया और मुझे पता चला, तो आप कॉरियर के थ्रू इसको टेस्ट करवा सकते हैं। जो TCS या लेपर्ड जो पाकिस्तान में है कॉरियर सर्विसेज, वो जो है वो टेस्ट करवा के आपको 1 वीक में दे देते हैं। तो ये जो पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आपने अपनी फैमिली मेम्बर्स और इसके अलावा मतलब फैमिली मेम्बर्स के बच्चों को बुलाना होता है। ठीक हो गया जी। ये जो पेपर हैं मैं आपको शुरू में क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये ऐसे पेपर हैं जो लोग नहीं जानते इनके बारे में, इसलिए मैं उनको ये सैम्पल पेपर के तौर पे दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद अगला पेपर होता है वो मुकीम पेपर कहलाता है। ये मुकीम पेपर जो होता है, एक होता है मुकीम पेपर और एक होता है अबशर पेपर। ये दोनों पेपर जो है वो स्पॉन्सर यानी कि वो बंदा जो वीज़ा या इनविटेशन लेटर भेज रहा है अपनी फैमिलीज़ को, वो प्रोवाइड करता है। असल में मुकीम पेपर या अबशर पेपर लेने का फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि आजकल जो हमारे इकामा है इधर सऊदी अरेबिया में, उसके ऊपर इकामा की एक्सपायरी डेट नहीं होती। तो जो वीज़ा स्टैंपिंग वाली अथॉरिटी है पाकिस्तान में, उन्होंने मेक श्योर करना होता है कि ये जो इकामा जो है वैलिड है और मिनिमम 90 डेज़ जो है वो उसके अभी एक्सपायरी को है। तो इस चीज़ के लिए वो डिमांड करते हैं कि आप मुकीम पेपर दें या अबशर पेपर दें। तो जो मुकीम पेपर जो है ये जो है आपके HR से निकलेगा। HR का जो अकाउंट होता है वो निकाल के देते हैं। अगर आप किसी कफ़ील के मातहत हैं तो वो जो कफ़ील का अकाउंट होता है अबशर पे, वहाँ से निकलेगा। पहले क्या होता था, आज से 2-3 साल पहले वो सिर्फ मुकीम पेपर ही मांगते थे। वो कहते थे अबशर पेपर हम नहीं लेंगे, आप मुकीम पेपर ला के दें। तो वो फिर ज़हरी बात है, वो आपके HR से निकलता है या फिर कफ़ील के अकाउंट से निकलता है, तो वो वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था वो पेपर लेना। तो मैंने ख़ुद पर्सनली देखा है कि एतमाद सेंटर में बहुत से लोग इस वजह से मुश्किलात का शिकार होते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी आसानी के लिए उन्होंने एक और ऑप्शन दे दिया कि अगर आप मुकीम पेपर प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आप अबशर पेपर को जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ये अबशर पेपर कैसे निकलता है, आपने सिंपली आपने अपने अबशर पे लॉगिन करना है। वहाँ जब आप लॉगिन कर लेंगे, वहाँ डेस्कटॉप की ऑप्शन आती है, वो जो है अपना डैशबोर्ड की, आई थिंक डैशबोर्ड की ऑप्शन आती है, वहाँ आपने जस्ट क्लिक करना है तो ये पेपर पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आ जाएगी। आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जो है आपने भेज देना है। लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर तो मुकीम पेपर ले सकते हैं तो मुकीम पेपर लें, क्योंकि मुकीम पेपर के ऊपर ऑब्जेक्शन बहुत कम होती हैं और अबशर पेपर पे समटाइम वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। इसलिए अगर आपको इजीली मुकीम पेपर मिलता है तो आप अबशर पेपर की बजाय मुकीम पेपर लीजिए। वज़ात इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा पेपर। अच्छा जी, ये पेपर किन के लिए ज़रूरी होता है? जैसे कि कुछ फैमिलीज़ हैं वो पहले सऊदी अरब में रह के गई हैं, उनके इकामा वगैरह बने हुए थे, किसी भी चीज़ के तहत वो वापस चले गए हैं और फाइनल एग्ज़िट पे चले गए हैं और अब वो दोबारा वापस आना चाहते हैं। अब अगर वो दोबारा वापस आना चाहते हैं तो मैं फिर आपको बोलूँगा कि ये पेपर उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ उनके लिए है जो पहले इधर सऊदी अरब में इकामे पे रह चुके हैं और फाइनल एग्ज़िट पे चले गए हैं और वापस सऊदी अरब में आना चाहते हैं, चाहे वो फैमिली वीज़ा पे हों, चाहे वो वर्क वीज़ा पे हो, किसी भी टाइप के वीज़ा पे हो, तो वो ये पेपर लाजमी लगता है। तो ये जो पेपर है ये आपने लाजमी लेना है। जब आप एग्ज़िट पे जा रहे हैं उस वक़्त आपने लाजमी लेना है अपने पास, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी वजह से नहीं ले पा रहे तो आप अपने कफ़ील से रब्ता करके या अपने HR से रब्ता करके ये पेपर वहाँ से भी मंगवा सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा। एतमाद जो है वो आपका जो आपकी फ़ाइल है उसको प्रोसेस नहीं करेगा, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली इस पेपर को लाजमी संभाल कर रखें और इसकी बहुत ज़रूरत होती है। बाय द वे, जितने भी ये पेपर्स हैं जो मैं बता रहा हूँ,
ये सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से एक पेपर भी मिस हो जाए तो आपकी फ़ाइल प्रोसेस नहीं होती। तो इसलिए ये पेपर्स को मैं कम्प्लीटली बहुत ही डिटेल से आपको साथ साथ बता रहा हूँ। उसके बाद ये फिंगरप्रिंट वेव ऑफ लेटर है। ये बेसिकली ये कुछ जो है ना आजकल ऑब्जेक्शंस लग रही हैं, जो बहुत से मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हो चुका हुआ है। तो वो क्या होता है कि जब वो एतमाद में अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवाते हैं, वहाँ जब वो बायोमेट्रिक जो है अपने फिंगरप्रिंट देते हैं, तो वो जब सऊदी एम्बेसी में जाता है तो वहाँ हमारे जो नादरा के रिकॉर्ड के साथ वो मैच नहीं कर रहे होते। वो फिर दोबारा रिटर्न बैक एतमाद को भेजते हैं और वो कहते हैं कि जी एप्लीकेंट को भेजें और फिंगरप्रिंट जो है वो दोबारा लगवा के भेजें। तो समटाइम क्या होता है, वो 2 से 3 दफ़ा लगवा के भेजते हैं सऊदी एम्बेसी में, लेकिन फिर भी रिजेक्ट हो जाते हैं, वो नहीं होते। तो इसका एक सिंपल सा हल जो है मेरे दोस्तों से मैंने रिसर्च करके पता किया, वो ये है कि ये जो होता है ना, ये आपके फिंगर की जो है ना ड्राइनेस की वजह से, जो आपके फिंगर्स हैं ड्राइनेस की वजह से वो जो है आप इसको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। तो इसके लिए आपको जो है गवर्नमेंट के जो है डर्माटोलॉजिस्ट जो होता है, स्पेशलिस्ट जो होता है आपका गवर्नमेंट का, आप उसे एक पेपर बनवा सकते हैं और आप उसको चेक करवाएं, वो आपको एक पेपर बनवा के देगा। और इसके उसके जो सैंपल हैं पेपर के वो मैंने यहाँ लगा दिए हैं। तो आप ये एतमाद में जाके उसको जब 2 से 3 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है फिर दोबारा जाके उनको सबमिट करवाएं, तो 99% चांसेस हैं कि वो आपको बायोमेट्रिक को वेव ऑफ कर देते हैं और आपका जो वीज़ा जो है वो उसको स्टैम्प कर देते हैं। तो ये जो कुछ सैंपल्स हैं जो मैंने आपको दिखा दिए हैं, इस तरह के जो सैंपल्स आप बनवा के एतमाद में सबमिट करवा सकते हैं। ये उन लोगों को जिनको फिंगरप्रिंट का इशू आ रहा है, बाकी लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये तो मेरे पेपर थे जो मैं बताना चाह रहा था कि आप लोगों से लाजमी शेयर करूं। ये वो पेपर हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। काइंडली इनको अच्छे से जहन में रख लीजिए, और फिर भी इसके ऊपर अगर कोई और भी क्वेश्चन आपके जहन में है तो इस वीडियो के जो है कमेंट सेक्शन में जाके आप मुझसे वो सवालात पूछ सकते हैं। तो अब जो स्पॉन्सर जो है जो वीज़ा भेज रहा है, यानी कि वो बंदा जो सऊदी अरब में है जो अपनी फैमिली को बुलाना चाह रहा है, उसकी तरफ से आपको क्या क्या पेपर्स की ज़रूरत होगी, कौन कौन से पेपर्स चाहिए होंगे, उसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगा। काइंडली ये पेपर्स को नोट कर लीजिए। ये मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा। स्पॉन्सर से कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, वाइफ के लिए क्या चाहिए होंगे, ये सारे मैं उसके ऊपर डिटेल से बात करूंगा। स्पॉन्सर से जो पेपर चाहिए होंगे वो आप देख लें। सबसे पहले आपने वीज़ा अप्रूव्ड एप्लीकेशन फ्रॉम सऊदी अरेबिया मुफा, वो जो पहले मैंने आपको पेपर दिखाया वो चाहिए होगा। उसके बाद इकामा की कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद आपको अबशर पेपर, वही अबशर पेपर हो या मुकीम पेपर हो जिसपे इकामा की एक्सपायरी वाज़े तौर पे लिखी हो, वो पेपर आपको स्पॉन्सर से चाहिए होगा। उसके बाद स्पॉन्सर की पासपोर्ट कॉपी चाहिए होगी। पासपोर्ट कॉपी के बाद स्पॉन्सर का जो CNIC निकॉप यानी कि जो कॉपी है उसकी वो चाहिए होगी। उसके बाद वीज़ा प्रिंट ऑन पासपोर्ट कॉपी, वो जो स्पॉन्सर है जब वो सऊदी अरब आया तो उसका ख़ुद का वीज़ा एक जो है पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हुआ था, उसकी जो पेज है उसकी कॉपी भी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आपको चाहिए होगा कंप्यूटराइज नादरा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका ओरिजिनल भी चाहिए होगा और कॉपी जो है वो भी चाहिए होगी, जो कि अटेस्टेड करवानी पड़ेगी आपको मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से। ये जो है ये चाहिए होगा वाइफ के लिए और मदर इन लॉ के लिए आपको ज़रूरत होगी। तो ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पॉन्सर की तरफ से आपको लाजमी चाहिए होंगे। तो काइंडली इसको गो थ्रू कर लीजिए। ये जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 पेपर हैं जो वो लाजमी चाहिए होंगे आपको। ठीक हो गया जी। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। और जो हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्पॉन्सर की तरफ से चाहिए होते हैं, ये कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स हैं, इसको आप जहन नशी कर लीजिए। उसके बाद अब जो हम आ रहे हैं वो एप्लीकेंट की तरफ से, मतलब एप्लीकेंट डिफरेंट हो सकते हैं, जैसे वाइफ हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर इन लॉ हो सकती हैं, ब्रदर हो सकता है, ब्रदर की फैमिली हो सकती है, चिल्ड्रन हो सकते हैं। तो उनकी तरफ से आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी उसके ऊपर भी मैं अब कम्प्लीटली बात करूंगा। तो सबसे पहले एप्लीकेंट जो है स्पॉन्सर की तरफ से आपने देख लिया, वो तो हर बंदे के लिए चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स जो मैंने एक ही लिस्ट में बना दिए हैं। अब अगर वाइफ है एज ए एप्लीकेंट तो उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, उसमें सबसे पहले आपको पासपोर्ट ओरिजिनल और कापी चाहिए होगी। आप एक चीज़ देख लीजिए, मैं जहाँ बोलूँगा कापी तो इसका मतलब एटलीस्ट 2 कलर कापी या ब्लैक एंड वाइट कापीज़ आपने लेनी है, और जो वाजे हों बिल्कुल, जिस पे नाम डिटेल हर चीज़ वाजे लिखी होनी चाहिए।
तो इस चीज़ को आप जहन नशीं कर लिए। कॉपी का मतलब वाज़े, विजिबल, 2 अदद, कलर या ब्लैक दोनों चलेंगी, कोई इशू नहीं है। अब पासपोर्ट जो है वाइफ का वो ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी कॉपी भी होनी चाहिए, और वहाँ हस्बैंड नेम, फादर नेम की जगह हस्बैंड नेम लाजमी मेंशन होना चाहिए। उसके बाद कंप्यूटराइज्ड नादरा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, ओरिजिनल और उसकी कॉपी दोनों को अटेस्ट होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से। ठीक हो गया। उसके बाद CNIC जो है ओरिजिनल और कॉपी, अगेन मैं बोल रहा हूँ जहाँ मैं कॉपी की बात कर रहा हूँ, इट्स मीन्स एटलीस्ट 2 अदद कॉपीज़। उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ चाहिए होंगे, वो ब्लू बैकग्राउंड के साथ हो सकते हैं, वाइट बैकग्राउंड के साथ हो सकते हैं, 2x2 इंचज़ के होने चाहिए और बिल्कुल वाज़े होने चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड ना हो। तो बेस्ट यही है कि वाइट बैकग्राउंड के साथ हो, लेकिन मशवरा ये दूंगा कि आप वाइट बैकग्राउंड के साथ भी ले जाएं, ब्लू बैकग्राउंड के साथ भी ले जाएं, एटलीस्ट 2 फ़ोटोग्राफ्स लाजमी हों। इससे क्या होता है कि अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ से अगर प्रिंट लेते हैं या उसकी फ़ोटोकॉपी करवाते हैं तो वहाँ एतमाद सेंटर में वो अच्छे खासे पैसे चार्जेस कर रहे होते हैं। अब बाहर से जो एक प्रिंट 10 रुपये का या 15 रुपये का निकल आएगा, वहाँ आपसे वो चार्ज करेंगे 200 रुपीज़, 250, 300, 100, वो डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो इसलिए ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं मैं बता रहा हूँ, काइंडली इनकी कॉपीज़, प्रिंट्स आप घर से ही करवा के लेके जाइए। अच्छा जी, ये जो था ये वाइफ के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सारे मैंने मेंशन कर दिए हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे चलते हैं। आगे जो चिल्ड्रंस हैं यानी कि जो आपके बच्चे हैं, उनके लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले उनके लिए पासपोर्ट ओरिजिनल है कॉपी, और उसके बाद कंप्यूटराइज नादरा बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल होना चाहिए और कॉपी भी जो कि अटेस्टेड हो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ब्लू एंड वाइट होनी चाहिए, वो जो मैंने पहले बता दिया, एटलीस्ट 2 फॉर ईच। और ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों के लिए एतमाद सेंटर में चाहिए होंगी। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेरेंट्स यानी कि फ़ादर और मदर, इनके लिए किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होगी। इनके लिए पासपोर्ट ओरिजिनल और कॉपी, उसके बाद CNIC ओरिजिनल और कॉपी, और उसके बाद पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ब्लू एंड वाइट, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये सिर्फ इन 3 चीज़ों की ज़रूरत होगी। उसके बाद अगर आप मदर इन लॉ के लिए वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं और एतमाद सेंटर में मदर इन लॉ के लिए जो चीज़ों की ज़रूरत, डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो पासपोर्ट ओरिजिनल एंड कॉपी, CNIC ओरिजिनल एंड कॉपी, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ब्लू एंड वाइट, और यहाँ जो है स्पॉन्सर यानी कि वो बंदा जो वीज़ा भेज रहा है उसका कंप्यूटराइज नादरा मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल और अटेस्टेड और कॉपी जो है वो टेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से होने चाहिए, क्योंकि ये एविडेंस होगा कि ये उनके वाइफ की मदर है। इस रिलेशनशिप को वो एज अ एविडेंस प्रूव करने के लिए वो चाहिए होगा। तो ये जो चेक लिस्ट है ये मदर इन लॉ के लिए है। उसके बाद ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, उनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो उनके लिए पासपोर्ट ओरिजिनल और कॉपी, ये तो हर बंदे की ज़रूरत होगी। उसके बाद यहाँ आ जाता है FRC। यहाँ जो अगर आप अपने ब्रदर या सिस्टर के लिए कर रहे हैं तो फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फादर या मदर एज अ हेड आपको ओरिजिनल चाहिए, और उसकी अटेस्टेड कॉपी जो चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से वो भी चाहिए होगी। और उसके अलावा CNIC ओरिजिनल एंड कॉपी चाहिए होगी। उसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ ब्लू एंड वाइट वो चाहिए होंगे। अब इधर हो जाता है ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। जैसा कि आपको पता है कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ का आप रिलेशन कैसे वो कर सकते हैं। जैसे कि वाइफ जो है उसका आप रिलेशन मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से करेंगे, फिर जब वहाँ वाइफ का रिलेशन आ जाएगा तो फिर जो है आपने जो है फादर इन लॉ का जो है ना FRC वो एज अ हेड वो आप निकलवाएंगे, और वहाँ आपकी जो वाइफ है वहाँ उसमें जो है रिलेशन में आ रही होंगी। तो इस तरह आप ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ का रिलेशन जो है वो आप प्रूव करवा सकते हैं।
तो इसलिए जो है कंप्यूटराइज नादरा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर ब्रदर एंड सिस्टर के लिए कर रहे हैं तो आपके फादर और मदर में किसी एक एज अ हेड आपको लेना पड़ेगा। अगर आप ब्रदर इन लॉ या सिस्टर इन लॉ का कर रहे हैं तो आपको फादर इन लॉ या मदर इन लॉ का FRC एज अ हेड लेना पड़ेगा। और अगर आपकी सिस्टर या सिस्टर इन लॉ अगर उसकी एज 18 से अबव है, मतलब कि 18 साल से ज़्यादा है, तो आपको अनमैरिड सर्टिफिकेट जो है ना, स्टैम्प पेपर मतलब जो होता है ना, अनमैरिड सर्टिफिकेट आपने बनवाना है स्टैम्प पेपर के ऊपर और उसको पाकिस्तान फॉरेन अफेयर से अटेस्ट करवाना है और उसके बाद आपने इन तमाम पेपर्स के साथ उसको सबमिट करवा देना है। ये सिर्फ उनके लिए है अगर सिस्टर जो है वो अनमैरिड है और उनकी एज 18 साल से ज़्यादा है। तो काइंडली ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चाहिए होंगे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ के फैमिली विजिट वीज़ा का अप्लीकेशन जो है ना वो एतमाद में सबमिट करने के लिए। तो इनको ज़रा गो थ्रू कर लीजिए। उसके बाद ब्रदर्स वाइफ एंड चिल्ड्रन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, वही पासपोर्ट ओरिजिनल कॉपी चाहिए होगी। उसके बाद ये कंप्यूटराइज फैमिली रजिस्ट्रेशन FRC चाहिए होगा। सबसे पहले आपको अपने भाई के साथ रिलेशन जो है एज एविडेंस देना पड़ेगा, जो कि आ जाएगा FRC के थ्रू एज अ फादर, आपके एज अ हेड। जब ये हो जाएगा आपके भाई के साथ आपका जो है रिलेशनशिप एज अ एविडेंस हो गया, उसके बाद आपके भाई की फैमिली के साथ आपका रिलेशन मतलब वो साबित करने के लिए आपके ब्रदर की FRC जो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की भी ज़रूरत होगी। जो दोनों FRC हैं वो उनकी ओरिजिनल और कॉपी अटेस्ट करवानी है मूफा से, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर पाकिस्तान से। जब आप भाई के ब्रदर एज अ हेड अपनी फैमिली का लेंगे तो उनकी फैमिली यानी कि उनकी वाइफ, उनके बच्चे उस फॉर्म में आ जाएंगे। इन दोनों फॉर्म से रिलेशन साबित करके आप एज अ एविडेंस दे सकते हैं कि ये आपके भाई की फैमिली है। ठीक हो गया। और उसके बाद CNS ओरिजिनल और कॉपी। और उसके बाद अगर जो बच्चे हैं उनके लिए कंप्यूटराइज नादरा जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है उसको ओरिजिनल को और कॉपी को टेस्ट करवाना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से। ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो चाहिए होंगे ब्रदर्स की वाइफ और ब्रदर्स के चिल्ड्रन के लिए। तो ये फ़ोटोग्राफ भी रह गए थे मेरे लिखना, वो भी ज़हरी बात है वो होंगे। उसके अलावा जो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने नोट करने हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप उनको नोट कर लीजिए। कि मैं फिर कह रहा हूँ अगर कोई बंदा पहले सऊदी अरब इकामा होल्डर रहा है, इकामे पे आया है, तो किसी भी टाइप का वीज़ा स्टैम्प करने के लिए उसको जवाज़ात इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़ा पेपर जो पहले मैं बता चुका हूँ वो लाजमी चाहिए होगा। ये जहन नशीन कर लें वरना आपका वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा, एतमाद वाले वैसे रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद फिंगरप्रिंट वेव ऑफ लेटर जो पहले मैं दिखा चुका हूँ, अगर किसी के फिंगरप्रिंट में इशू है ड्राइनेस की वजह से तो ये लाजमी चाहिए होगा। अगर वो एक दफ़ा आपको रिजेक्ट कर चुके हैं तो दूसरी दफ़ा आप ये पेपर लाजमी ले जाएं तो आपको बार बार जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये चीज़ें आप जहन में रख लें। उसके बाद जो पासपोर्ट है जिसके ऊपर वीज़ा स्टैम्प हो रहा है वो एटलीस्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए और 2 ब्लैंक पेपर जो हैं वो लाजमी पेजेस होने चाहिए। ये भी आप जहन नशीन कर लें, अदरवाइज़ आपका एतमाद वाले नहीं लेंगे, वो वैसे रिजेक्ट कर देंगे। अब वो जो पासपोर्ट साइज़ जो है वो पिक्चर फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए, ब्लू एंड वाइट होनी चाहिए। इनमें से कोई भी ले लें, ब्लू ले लें, वाइट ले लें, लेकिन मैं कहूँगा कि दोनों रख लें। और 6 मंथ से ज़्यादा ओल्डर नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया जी। उसके बाद जो है वो ऑल डॉक्यूमेंट जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कापीज़ एंड प्रिंट शुड बी विजिबल एंड इनफ टू रीड। यही वो मैंने बताया कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो विजिबल होने चाहिए, मतलब लोग उनको देख के पता चले कि क्या डाटा लिखा हुआ है, क्या इन्फॉर्मेशन उनके ऊपर है, वो कम्प्लीटली विजिबल हो और इनफ टू रीड हो, मतलब इजीली हम उसको रीड कर सकें। तो ये कुछ नोट्स हैं जिसको आपने जहन नशी करना है और एतमाद विज़िट से पहले इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू कर लेना है। इनकी कॉपीज़ ले लेनी है जितने भी मैंने डिफ़ाइन किए हैं, जितने मैंने बताए हैं। और जो चीज़ें को अगर आपको कोई मुश्किलात आ रही है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन और भी दे सकता हूँ। तो ये कंप्लीट डिटेल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो एतमाद में वीज़ा स्टैंपिंग के दौरान जो फ़ाइल प्रोसेस करनी है वहाँ चाहिए होंगे। इंशाल्लाह मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि इसके अलावा कोई भी पेपर नहीं होगा। आप अगर इसको अच्छे तरीके से गो थ्रू कर लेंगे इस वीडियो को तो आपको एतमाद में जाके किसी भी किस्म की कोई फ़ाइल मिसिंग यानी कोई पेपर जो आपका मिस नहीं होगा और आपकी जो फ़ाइल है वो ईज़िली प्रोसेस हो जाएगी। अच्छा, तो ये जो सेक्शन है ये ख़त्म हो गया है डॉक्यूमेंट्स का। अब आ गया कॉस्ट के ऊपर। अब जो कॉस्ट है ये बहुत मैटर कर रही है आजकल, और जो कॉस्ट है वो मैटर करती है एज के ऊपर।
एज के ऊपर क्यों मैटर करती है, कितनी कॉस्ट होगी। लोग कहते हैं जी, कोई कहता है मैंने लगवाया तो मेरा 33,000 का लगा, कोई कहता है मेरा 40 का लगा, कोई कह रहा है कि मेरा 46 का लगा, कोई बंदा कह रहा है यार मेरे साथ फिर ज्यादती होगी, मेरा 56 का लगा। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं एज के ऊपर। एज मैटर करती है आपके फैमिली विजिट वीज़ा के स्टैंपिंग में। तो वो किस तरह मैटर करती है उसके ऊपर हम कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। और दूसरा जो है, एतमाद सेंटर में एक बात जहन नशीन कर लीजिए, एतमाद सेंटर में आप अपॉइंटमेंट लेके जाएं एज आ नॉर्मल। अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेके जाएंगे, वहाँ दो किस्म के ऑप्शन हैं, एक नॉर्मल एक लाउंज। अगर आप अपॉइंटमेंट नॉर्मल लेके जाएंगे तो आप मज़ीद हो जाएं वहाँ जाके कि हमने नॉर्मल की अपॉइंटमेंट ली है और हमें नॉर्मल की फ़ीस के मुताबिक ही ट्रीट किया जाए। अदरवाइज़ अगर आप मज़ीद नहीं होते और आप अपॉइंटमेंट नहीं लेके जाते तो आपसे वो लाउंज की फ़ीस कट कर लेते हैं आपसे पूछे बगैर, जिसकी वजह से कम अज़ कम एक पासपोर्ट के ऊपर 8,000 रुपये पाकिस्तानी, 8,000 रुपये पाकिस्तानी वो अजाफी चार्ज कर लेते हैं। तो काइंडली एतमाद में जाने से पहले नॉर्मल अपॉइंटमेंट लेनी है और वहाँ जाके मज़ीद हो जाना है कि आपने नॉर्मल ली है, आपने नॉर्मल ही प्रोसेस करवानी है, आपने लाउंज की नहीं लेनी। तो इस तरह आप एक पासपोर्ट के ऊपर 8,000 रुपये बचा लेंगे। इसका कोई फ़ायदा नहीं है लाउंज का। वो सिर्फ ये होता है कि वो उधर लाइनें होती हैं, वो जो नॉर्मल वाली हैं वो थोड़ी सी लंबी होती है और जो लाउंज वाली है वो थोड़े से लोग कम होते हैं। तो वो उधर जहाँ नॉर्मल वाली को 1 घंटा लगना है, लाउंज वाली को 20-25 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आपके पास पासपोर्ट है 5 या 4 तो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है। अगर 4 हैं तो 32,000 रुपये पाकिस्तानी है, मैटर करता है। तो इसलिए आप नॉर्मल पे लें, मज़ीद हो जाएं कि मुझे नॉर्मल चाहिए, मुझे लोन पे नहीं जाना। तो कॉस्ट का ब्रेकअप जो है वो आपको मैं दिखाता हूँ। और बाकी जो कॉस्ट है वो एज पे क्यों एज पे क्यों मैटर करती है, क्योंकि आजकल जो है ना, जब भी आपका वीज़ा स्टैंप होना है तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी चाहिए, जिसमें कोविड-19 भी कवर्ड होना चाहिए। तो वो जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रिस्क और एज पे मैटर करती है। और जितनी एज ज़्यादा होगी उतनी मेडिकल इंश्योरेंस की फ़ीस भी ज़्यादा होगी। तो इसलिए वो जो है एवरेज कितनी फ़ीस वो ले सकते हैं उसके ऊपर मैंने पूरी कैलकुलेशन की है। तो आपके जहन में इतना हो जाएगा कि अगर आपके एप्लीकेंट की या आपके फैमिली मेम्बर की एज इतनी है तो एवरेज इतनी कॉस्ट जो है वो एतमाद सेंटर आपसे चार्ज कर सकता है वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। तो ये मैंने एतमाद की साइट से ली है, जो उनका फ़ीस का ब्रेकअप है वो मैंने एतमाद के सेंटर से उठाया है। तो इसमें आप देखें 2 आ रहे हैं, एक नॉर्मल आ रहा है और एक लाउंज आ रहा है। नॉर्मल का अगर आप टोटल फ़ी देखें तो वो 22,503 आ रही है और लाउंज की जो टोटल फ़ीस आ रही है वो 30,662 आ रही है। तो अगर आप डिफरेंस देखें तो नियर अबाउट 8,100 8,150 इतना ही बनता है। तो देखें अगर एक पासपोर्ट होगा तो कितना ह्यूज डिफरेंस है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपने नॉर्मल पे जाना है, अपॉइंटमेंट पहले देनी है, नॉर्मल पे जाना है। और एक बंदा मुझसे पूछ रहा था कि फैमिली विजिट मल्टीपल इफ वन ईयर और जो है सिंगल इंट्री 90 डेज़ की कॉस्ट कितनी है। भैया वीज़ा स्टैंपिंग की कॉस्ट नियर अबाउट दोनों की सेम है। तो इसलिए आप फैमिली विजिट मल्टीपल इंट्री 1 ईयर को ही सजेस्ट करूँगा मैं कि वो सही रह जाता है। तो इसमें आप चेक कर लें कि नॉर्मल की और लाउंज की फ़ीस जो मैं पहले बता चुका हूँ ये तो आपने देनी ही देनी है। इसके अलावा जो ऐड हो जाती है जिससे कंप्लीट कॉस्ट हो जाती है वो है आपकी इंश्योरेंस फ़ीस। तो इंश्योरेंस फ़ीस कितनी होती है वो अभी हम देख लेते हैं। एवरेज फ़ीस के ऊपर हम बात करेंगे, वो एग्जैक्ट नहीं हो सकती, वो वेरी करती है, वो एवरेज होगी। आपको इतना है कि आपके माइंड में होगा कि कॉस्ट जो है ना वो इतनी आपको देनी पड़ेगी और आपके जहन बना के आप जा सकते हैं। तो मेडिकल इंश्योरेंस है वो $20 से $130 तक वेरी करती है एज़ पर एज। जो मैंने रिसर्च की और मैंने बहुत से लोगों से बात की और उनके बाद उनसे जब मैंने डिटेल ली तो मुझे पता चला ये इन्फॉर्मेशन कि जिन लोगों की 20 से 59 तक एज है उनकी जो है $20 से $70 तक इंश्योरेंस जारी होती है, और जिनकी 60 प्लस है उनकी $70 से $130 तक इंश्योरेंस जारी होती है। ये जो इंश्योरेंस है वो जो आपकी एतमाद की फ़ीस है उसमें ऐड होगी, तो इसलिए कॉस्ट थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाती है कि 30,000 40,000 50,000 तक जारी होती है, क्योंकि ये इंश्योरेंस फ़ीस जो है वो एतमाद की जो साइट है वहाँ ये शो नहीं हो रही होती। ये ऑन दी स्पॉट पता चलता है कि आपकी जो इंश्योरेंस फ़ी है वो कितनी आपको पे करना पड़ेगी।
तो टोटल कॉस्ट के ऊपर मैंने एक पूरा टेबल बनाया है, उस टेबल में आई थिंक आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा और कुछ अंदाज़ा हो जाएगा आपको, ताकि आपको एवरेज फ़ीस का पता चल सके। तो अगर आपका जो फैमिली मेम्बर है उसकी एज 20 से 40 साल है, तो अगर आप नॉर्मल के ऊपर जाएंगे तो आपको वो 29,000 पाकिस्तानी में हल हो सकती है, और अगर लाउंज में जाएंगे तो 37,000 यानी कि 37,000 पाकिस्तानी पे जाएगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ये एक्यूरेट फिगर नहीं है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो कैलकुलेटेड अमाउंट है, जो मैंने एवरेज लगाई है, वो सारी अमाउंट इस तरह मैंने लगाई है। अगर आप एज 40 से 50 है तो 30,500 नॉर्मल पे और लाउंज पे 38,500 पे जा सकती है। तो 50 से 59 है तो आपको 38,000 नॉर्मल पे और 46,000 लाउंज में जा सकती है। और अगर आपकी एज, एप्लीकेंट की जो एज है उसकी 60 प्लस है, तो 45,500 से लेकर 54,000 से तक 54,000 तक जा सकती है। तो ये फ़ीस का जो है एज वाइज मैंने बता दिया है। तो ये ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन आप देख लें कि नॉर्मल में और लाउंज फी में डिफरेंस कितना है। अगर आप आपका एक पासपोर्ट है, फिर तो चलो आप कह देते हैं चले यार लॉन्च में करवा लेते हैं, डजंट मैटर ये वो। लेकिन अगर आपके पास 4 से 5 पासपोर्ट हैं या 6 पासपोर्ट हैं, तो पर पासपोर्ट ये देख लें मिनिमम 8,000 का फ़र्क आ रहा है। तो आप हिसाब लगा लें, मल्टीप्लाई कर लें, तो आपको इतना अच्छा खासा फ़र्क आएगा। तो मैं बोलूँगा आपने नॉर्मल पे जाना है, अपॉइंटमेंट पहले लेनी है, नॉर्मल पे जाना है, मज़ीद हो जाना है कि मैंने नॉर्मली देनी है, उसके बाद इंश्योरेंस फीस ऐड करके नॉर्मल पे आपका इतने का ख़र्चा हो सकता है। लेकिन अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते, वॉक इन जाते हैं, मतलब डायरेक्ट इतमा चले जाते हैं विदाउट अपॉइंटमेंट, तो वो आपको डायरेक्टली वैसे ही लाउंज में डाल देते हैं। तो फिर लाउंज वाली जो फ़ीस आप देख लें कि किस तरह वेरी कर रही है। तो ये जो ब्रेकअप है ये मैंने मुख्तलिफ रिसर्च से, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत करके और उन लोगों के एक्सपीरियंस से ये मैंने कॉस्ट एवरेज निकाली है, ताकि आप लोगों को इससे अंदाज़ा हो। तो मैंने बहुत सी गाइडलाइंस आपको दे दी है, नॉर्मल लाउंज के बारे में बता दिया। तो इसके साथ ही मैं अपनी जो वीडियो है उसका इख्तिताम करता हूँ। अगर फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है किसी भी किस्म का, किसी पेपर के ऊपर, फीस के ऊपर, कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद मैं अगली वीडियो बनाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि अगर आपने कोई वीज़ा स्टैंपिंग के लिए एतमाद सेंटर जो है वो सऊदी एम्बेसी इस्लामाबाद या कराची में भेज देता है, तो कैसे पता चलेगा कि वीज़ा जो है वो स्टैंप हो चुका है या अभी स्टैंप नहीं हुआ या इन प्रोसेस है, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है, तो वो मैं अपलोड करूँगा, तो वो स्टैंपिंग का भी आप उससे पता चल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी किस्म की क्यूरी हो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में दे दी गई है। और इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ बल्कि आपको ईमेल मिल जाएगी, कमेंट सेक्शन में नहीं, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, आप ईमेल भी कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह जिस हद तक मुझसे हो सका मैं आपकी हेल्प करूँगा, और ताकि आपको एतमाद सेंटर में जाके किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और यही बस, इसके साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।